हेलो दोस्तों, पता नहीं यार मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझे बिल्कुल भी। आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक, जहरीला डाटा इंटरप्रिटेशन मीठे मीठे डाटा के साथ। तो हम यहां पे सॉल्व करेंगे पाई चार्ट। आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि डीआई पढ़ना है, डीआई पढ़ना, तो पढ़ लो भैया डीआई। और मैं हर बार कहता हूं जिसका अर्थमेटिक मैथ अच्छा है, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, उसकी डीआई भी अच्छी होगी। तो कंप्लीट डीआई तो मैं नहीं कराने वाला हूं, आज मैं आपको कराने वाला हूं पाई चार्ट। अगर जैसे सपोज आपके टीयर 1 में अगर 20 शिफ्ट बनती है, अगर 20 से 25 शिफ्ट बनती है, तो एटलीस्ट 10 से 12 शिफ्ट में टीयर 1 के पेपर में पाई चार्ट का सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्या आपकी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, कैसे आपको एग्जाम में डीआई करना है, कितना समय लगना चाहिए, वो सब चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। टोटल मैंने 5 डीआई लिए हैं। और आपको बात ध्यान रखनी कि आपको वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखने, बीच में नहीं रुकना है, क्योंकि एंड तक ही आपको नॉलेज मिलेगी, एंड तक ही आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डीआई का मैं लेवल बढ़ाता जाऊंगा। सारे डीआई प्रीवियस ईयर है, मैंने अपनी तरफ से कोई डीआई क्रिएट नहीं किया है। इसमें 1-2 डीआई आपके मैंने बैंकिंग के पेपर के भी लिए हैं, 2 डीआई इसमें बैंकिंग के पेपर के भी है, कि अगर डीआई का लेवल बढ़ता भी है, बैंकिंग के लेवल को टच भी करता है, तो भी आप उसको आसानी से टैकल कर पाओ। बात समझ में आई? तो खुश रहिए, हंसते रहिए। मोदी जी शायद आ जाएंगे वापस, लेकिन सरकार किसी की भी आए, नौकरी हमारी लड़कों की लगनी चाहिए, बस मेरी यही दरखास्त है हमारी सरकार से। चलिए, डीआई को करने से पहले आपको 4 टूल अपने दिमाग में रखने चाहिए। बच्चे कहेंगे क्वेश्चन देखा और सॉल्व करना शुरू किया। पहली बात तो आप डीआई सॉल्व करने से पहले, क्वेश्चन पढ़ने से पहले देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, उसमें डाटा कितना हैवी है, और उसमें ऑप्शन पास है, दूर है, ऑप्शन किस हिसाब से। तो आपकी जो नजर है वो कैसे होनी चाहिए, वो कौवे वाली होती है, किसकी जिसकी तेज नजर होती है ना, वैसी नजर होनी चाहिए। हर जगह आपकी आंख चलनी चाहिए। तो मैं डीआई सॉल्व करने के लिए या फिर अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्चुअली में ये 4 टूल आपको यूज करने हैं। वैसे टूल मेरे नहीं है, लेकिन मैं इनको बहुत ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि मैं बैंकिंग का ही टीचर हूं वैसे। ठीक है भाई, समझ में आई बात यहां तक? तो पहला और इंपॉर्टेंट टूल है आपका अप्रोक्सीमेशन। अगर क्वेश्चन में आपके ऑप्शन काफी दूर दूर हैं, तो आपको कैलकुलेशन एग्जैक्टली नहीं करनी, आपको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है क्वेश्चन को। दूसरा टूल है आपका यूनिट डिजिट। अगर आपके ऑप्शन के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो फिर आपको सॉल्व ही नहीं करना सवाल, आपको केवल यूनिट डिजिट चेक करना, आंसर मार्क करना और आगे बढ़ जाना है। खुद पे विश्वास रखिए, आप सही हो, क्वेश्चन गलत होगा अगर क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आ रहा है तो। तीसरा और इंपॉर्टेंट रूल जिसको बच्चे कम यूज करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल। आपको डिविजिबिलिटी रूल यूज करना है सवालों में। सबसे खासकर आप यूज करोगे 3 का, 7 का, 9 का, 4 का, 11 का, 13 का। ठीक है, डिजिटल सम। हालांकि एसएससी लेवल पे जो डीआई आती है उसमें डिजिटल सम यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी कुछ ना कुछ सवाल इससे आसान जरूर हो जाते हैं। डिजिटल सम का कंसेप्ट ये मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है बैंकिंग पाठशाला पे एक वीडियो की। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीजें हैं ऊपर की 4 फर्जी। अगर आपको नहीं आते पहाड़े इन देसी स्टाइल मेरी तरह, अगर आपके मास्टर जी ने आपको डंडा मार मार के पहाड़े याद नहीं कराए, आपको 17 का, 19 का, 21 का, 23 का पहाड़ा तोते की तरह याद नहीं है, आप गुणा नहीं कर पाते और दुनिया भर की अप्रोक्सीमेशन यूनिट में तो महारत हासिल कर ली, आप डीआई नहीं कर पाएंगे। आपकी पहाड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग एकदम भयंकर तूफानी होना चाहिए, और ये केवल और केवल प्रैक्टिस से आता है। बचपन की कुछ मीठी यादें होती हैं जो स्टूडेंट के साथ झेली जाती हैं, मतलब जो स्टूडेंट झेलता है उसकी चीजें ज्यादा अच्छी होती है। तो पहाड़ा इन देसी स्टाइल प्रॉपर हिंदी में आपको आना चाहिए। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग आपका एक्चुअली में फास्ट होना ही चाहिए। हालांकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें जरूर होती है, लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते, भूल ही जाओ फिर तो। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहां पे बताने वाला हूं आपको क्या, पाई चार्ट। एक्चुअली पाई चार्ट होता क्या है? पाई चार्ट का मतलब कुछ भी नहीं है, आपको डाटा एक सर्कल की फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे कि मैंने यहां पे कुछ बातें लिखी है, आपको डाटा जो एक सर्कल की फॉर्म में दिया जाएगा। जैसे कि यहां पे आपका एक सर्कल है और इस सर्कल को हमने डिवाइड कर दिया, कुछ सेक्शंस में इस तरीके से डिवाइड कर दिया। अलग अलग कलर है, ये येलो कलर है, ये पता नहीं कौन सा है, ये लाल है, गाढ़ा लाल है, और ये
कम हरा है, पता नहीं क्या है। तो ये सब कलर है। तो यहां पे इन सब इंटरफेसेस में क्या होगा, आपका कुछ डाटा लिखा हुआ होगा, आपका कुछ डाटा लिखा हुआ होगा। तो डाटा जो होगा या तो आपका प्रतिशत फॉर्म में होगा, परसेंटेज फॉर्म में, या फिर आपका होगा डिग्री फॉर्म में। डिग्री, वो एंगल वाली डिग्री की ही बात कर रहा हूं, या तो प्रतिशत फॉर्म में होगा या फिर डिग्री फॉर्म में होगा। क्लियर ना। अब ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो सर्कल के सेंटर पे मुझे बताइए ये जो कंप्लीट एंगल बनेगा इस कंप्लीट सर्कल द्वारा कितने डिग्री का होगा, 360 डिग्री का। 360 डिग्री का सर्कल के सेंटर पे कंप्लीट एंगल बनेगा। अगर डाटा डिग्री में लिखा हुआ है तो इस सर्कल के सेंटर पर जो पूरा एंगल बनेगा वो 360 डिग्री का होगा। अगर डाटा प्रतिशत में लिखा हुआ है तो यहां पे कंप्लीट जो डाटा की वैल्यू होगी वो 100% के बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिशत में 100%, डिग्री में 360 डिग्री बराबर होता है, या फिर 100% के लिए 360 डिग्री के बराबर, तो 1% डिनोट किसको करेगा, 3.6 डिग्री के बराबर। 1% किसको डिनोट करेगा, 3.6 डिग्री को। ये बात आपको याद रखनी है, 1% विल डिनोट 3.6 डिग्री। क्लियर है। यहां पे कोई भी डाटा, जैसे ये कि मैं यहां पे ले लेता हूं, ये मैंने रेड रेड ले लिया, मैंने रेड रेड वाला डाटा ले लिया। सर्कल के सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा। तो ये एंगल थीटा को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल या फिर केंद्रीय कोण। सेंट्रल एंगल या फिर केंद्रीय कोण। जैसे कि यहां पे ये ग्रीन वाला डाटा सर्कल के सेंटर पे ये एंगल बना रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल एंगल या फिर केंद्रीय कोण। क्लियर। अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधा हम आएंगे 2017 प्री का मैंने डीआई लिया है। डीआई बहुत प्यारा, बहुत आसान, यही लेवल रहने वाला है। क्लियर है। मैं आपको डबल डीआई भी कराऊंगा, मैं आपको यहां पे डबल डीआई भी कराऊंगा, डबल पाई चार्ट भी, पाई चार्ट फिर टेबलर भी कराऊंगा। तो ध्यान से सुनने रहना। अभी हम सिंगल यहां पे पाई चार्ट सॉल्व करेंगे। सवाल 2017 प्री का आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, गौर से समझिए। क्या आपकी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए, बस वही सिखाना मेरा पर्पज है, अदरवाइज सॉल्व तो कर ही लोगे, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं क्वेश्चन सॉल्व करना। जैसे कि सबसे पहले आप डायरेक्शन पढ़िए जल्दी से, विद इन सेकंड की क्या दिया हुआ है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द रन स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट टीम ऑफ डिफरेंट कंट्री। पुजारा भैया ने विभिन्न देशों के खिलाफ जो रन बनाए हैं उसका डाटा यहां पे दिया गया है। विभिन्न देशों के खिलाफ जो रन बनाए, देश आपके दिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। अगर पुजारा ने 100% रन बनाए हैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसने कितने रन बनाए, 32%, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16%, 20%, बांग्लादेश के खिलाफ 8%, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24%। तो अगर आप ये टोटल डाटा ऐड करोगे तो टोटल डाटा विल बी 100%, 100%। क्लियर ना। अब क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन पे आ जाइए, जल्दी से देखिए क्या लिखा हुआ है। पुजारा द्वारा दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाए गए रन बांग्लादेश के विरुद्ध बनाए गए रन से कितना प्रतिशत अधिक है, दिख रहा है आपको। पुजारा द्वारा साउथ अफ्रीका के खिलाफ बनाए गए रन बांग्लादेश के खिलाफ बनाए गए रन से कितने प्रतिशत अधिक है, मुझे बताइए। पुजारा ने बांग्लादेश के खिलाफ कितने रन बनाए, 8%। मुझे मतलब नहीं है, परसेंटेज से काम चल जाएगा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितने रन, 24%। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ क्या 3 गुना ज्यादा रन नहीं बनाए, 3 टाइम्स रन बनाए। बांग्लादेश में अगर 8 रन मारे हैं तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24 रन मारे, तो 3 गुना, तो 3 गुना रन बनाए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, यानी कि कितने एक्स्ट्रा, 200% आंसर। तो मुझे बताइए, वो बच्चे वाले तरीके से सोच दीजिए, सीधा सीधा देखे कि ये तुम्हारा 3 गुना है, कितना एक्स्ट्रा होगा, 200%। खत्म सवाल, आगे बढ़ जाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगली देखेंगे हम लोग। यदि पुजारा ने सभी मैचों में 1875 रन बनाए, पुजारा है जिसकोड 1875 रन इन टोटल, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन्स स्कोर्ड बाय पुजारा अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड। यदि पुजारा ने टोटल 1875 रन बनाए हैं तो ये पूछा गया कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए गए रनों की संख्या में डिफरेंस क्या है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ कितने रन, 24%, न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने रन, 16%। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 8%। आपसे 8% की वैल्यू पूछी गई है। टोटल रन पुजारा ने बनाया 1875, 100% की वैल्यू 1875, तो 1% की वैल्यू 18.75। अगर 1% के लिए 18.75 तो 8% की वैल्यू क्या होगी। मेरी नजर गई ऑप्शन पे, ऑप्शन काफी दूर दूर है, अप्रोक्सीमेट निकाल लो। 18.75 को अगर मैं 20 भी मान लू तो 20 8 160, आंसर 160 से कम होना चाहिए।
एक ही ऑप्शन 160 से कम है और यही तुम्हारा आंसर है। ये पेपर के एग्जैक्ट आंसर ऑप्शन है। तो अप्रोक्सीमेटली सवाल सॉल्व हुआ कि नहीं बताइए, कोई दिक्कत? आपको कैलकुलेशन फर्जी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप कर सकते हो कि 100% के लिए 1875, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 18.75 रन के बराबर। अगर मैं इसको 20 भी मान लूं तो 8% के लिए 160 हो गई। 160 से कम ही आना चाहिए आंसर। एक ही ऑप्शन 160 से कम था, सही है। अगर यहां से आप 8% की वैल्यू भी निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे? ऐसे गुणा मत करिए, पहले 18 की 8 में गुणा करिए। कितना होगा? 18 144, याद है? याद है? 8 की 0.75 में गुणा करिए तो 8 का 3/4 कितना होता है? 6 होता है कि नहीं? तो कितना आ गया आंसर? 150। ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगला सवाल देखेंगे हम, तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। वेरी गुड, ये वाला सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाई चार्ट से आपके पेपर में सवाल बनता है तो 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन सेंट्रल एंगल पे 100% होगा। 100%। सवाल देखते हैं ध्यान से। व्हाट द सेक्टोरियल एंगल? सेक्टोरियल एंगल बोलो चाहे सेंट्रल एंगल बोलो, बात एक ही है। व्हाट इज द सेक्टोरियल एंगल इन डिग्री मेड बाय द रन स्कोर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन द गिवन पाई चार्ट? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए गए रनों का सेंट्रल एंगल कितना है? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने रन बनाए पुजारा में? 32%। डिग्री में बताना है, सेक्टोरियल एंगल बताना है तो 32% को, यानी कि 32 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर मेरी नजर गई ऑप्शन पे, यूनिट डिजिट सबका अलग है तो 32 इंटू 3.6, आंसर का यूनिट डिजिट 2। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है और यही आंसर है। बताओ, कोई दिक्कत? तो मुझे क्या गुणा करने की जरूरत पड़ी? नहीं ना, मुझे आती भी नहीं इतनी जल्दी गुणा करना, लेकिन मुझे पता है कि यूनिट डिजिट हर ऑप्शन का अलग है। यही आंसर हो गया। भैया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितने रन मारे हैं? टोटल रन का 32%। डिग्री में कन्वर्ट करना है तो इंटू 3.6 डिग्री। क्या यूनिट डिजिट 2 छक्का मारे 2 नहीं होगा? एक ही ऑप्शन में आंसर है। अगला सवाल और वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन, गौर से देखेंगे। बेटा एनर्जी होनी चाहिए खूंखार वाली, एकदम जहरीली, तभी सिलेक्शन होगा। कॉपी पेन लेके बैठो, ऐसे फैले मत रहो। मुझे पता तुम क्या कर रहे हो, पता मुझे तुम्हारी सब नियत। इधर देखिए, व्हाट शुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ रन? कम से कम लीस्ट रन कितने होने चाहिए? दैट पुजारा मस्ट हैव स्कोर्ड इन टोटल। टोटल पुजारा कम से कम कितने रन स्कोर किया है? पुजारा द्वारा बनाए गए कुल रनों का मान कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम पुजारा ने टोटल कितने रन स्कोर किए हैं? लेकिन एक बात है कि रन हमेशा इंटीजर होंगे, रन केवल पूर्णांक पॉसिबल है। और ऑप्शन आपके सामने है जो कि काफी दूर दूर है। पुजारा द्वारा टोटल मिनिमम कितने रन बनाए जा सकते हैं? कभी रन तुमने सुना कि सात बंदे ने 16.5 रन बनाए, उसने 16.36 रन बनाए? नहीं ना, रन हमेशा इंटीजर होंगे। 4 रन, 5 रन, 20 रन, 100 रन, 1000 रन। ठीक है, क्रिकेट की नॉलेज आपको ज्यादा है वैसे, लेकिन इतना मुझे पता है कि रन इंटीजर होते हैं। बात समझ में आई ना? अब मेरी नजर गई डाटा पे, मेरी ऑप्शन पे भी नजर जाएगी, डाटा पे भी नजर जाएगी। अब मैंने डाटा को देखा बड़े प्यार से गंदी नजरों से, ठीक है, जहां गंदी नजर डालनी चाहिए वहां पे डालो। डाटा पे दिखा 8%, 24%, 20%, 16%, 32%। मुझे इन्हीं सभी परसेंटेजेस में एक चीज कॉमन दिखी, 4%। ये सारे के सारे जो हैं ये 4% के मल्टीपल हैं, 4% के इंटीजर मल्टीपल है। क्लियर है कि नहीं? मुझे यहां पे जो डाटा दिखा 8% बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ 20%, न्यूजीलैंड के खिलाफ 16%, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 32%, साउथ अफ्रीका के खिलाफ 24%, ये सारे के सारे डाटा जो है 4% के परफेक्ट मल्टीपल हैं। अब मुझे ये बताइए कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/25। 1/25 मुझे चाहिए टोटल रन कितने होने चाहिए, लेकिन मिनिमम। अगर मैंने वैल्यू टोटल रन की 25 से कम ले ली तो ये 25 पूरा कोई कटने का चांस नहीं है, यानी कि रन आपके पॉइंट में चले जाएंगे, पॉइंट में चले जाएंगे किसी देश के खिलाफ। यानी कि आंसर जो है तुम्हारा मिनिमम से मिनिमम 25 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। तो 25 का सबसे छोटा मल्टीपल खुद 25 ही है, तो आंसर हो गया इसका फर्स्ट ऑप्शन 25। तो ये थोड़ा आसान सा सवाल था, लॉजिकल क्वेश्चन है। आप ऑप्शन से भी उठा सकते हो कि अगर मैं सबसे छोटा ऑप्शन उठाऊं, 25 का 8% 2, 25 का 20% 5, 25 का 16% 4 है भाई, ये तुम्हारा 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? 25 इंटू 24 आप निकालोगे तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहां से 25 रन लोगे तो कोई भी रन आपका इन पॉइंट्स में नहीं जाएगा, सब इंटीजर में रहेगा। तो ये थी आपकी बहुत सिंपल सी डीआई।
क्या आपकी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। और 2017 प्री में जहां तक मुझे लगता है इसी लेवल की डीआई आई थी, सबसे अच्छी डीआई थी पाई चार्ट में, और इस बार भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। एक डीआई में आपको और सॉल्व कराता हूं ऐसा। हाँ भाई, तो एक और सुंदर सी डीआई आपके सामने, एकदम तुम्हारी तरह सुंदर। 2016 मेंस की डीआई है, तो शायद आज के लेवल के हिसाब से प्री की हो। तो इस डीआई को समझेंगे, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि लास्ट डीआई में डाटा परसेंटेजेस में था और यहां पे डाटा डिग्रीज में, तो डरने की जरूरत है नहीं। सबसे पहले डायरेक्शन पढ़ लो हवा में। फॉलोइंग पाई चार्ट शो द मंथली इनकम, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ ए फैमिली ऑन वेरियस आइटम्स। इफ द फैमिली स्पेंड 825 ऑन क्लोथिंग, क्लोथिंग पे फैमिली 825 रुपए खर्च करती है, तो 36 क्लोथिंग पे खर्च कितना करे, 36 डिग्री। तो 36 डिग्री की वैल्यू क्वेश्चन में 825 रुपए दे रखी है। बात आप लिख सकते हो दिमाग में, ये बात आप दिमाग में लिख सकते हो कि 36 डिग्री की वैल्यू 825 रुपए दे रखी है। तो आपको आंसर बताने, चलिए आंसर बताते हैं हम लोग। व्हाट इज द टोटल मंथली इनकम ऑफ फैमिली, फैमिली की मंथली इनकम क्या है। इनकम का मतलब टोटल एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब दिस कंप्लीट डाटा इज इनकम। भाई जो आदमी कमाएगा उसका कुछ पार्ट भोजन पे, कुछ मिसलेनियस पे, कुछ खाने पे, कुछ बचत करेगा, कुछ किराए में खर्च करेगा। तो मुझे 36 डिग्री की वैल्यू दी है, 360 के लिए पूछे तो जीरो चिपका दो बस, 8250। आंसर बी ऑप्शन। कितना टफ सवाल था देखो जरा। अगला सवाल, अगला सवाल क्या बोला है, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल इनकम डज द फैमिली सेव। टोटल इनकम का कितना परसेंट फैमिली सेव करती है, कितना परसेंट सेव करती है। अच्छा, फैमिली सेव कितना कर रही है, 54 डिग्री, 54 डिग्री। टोटल इनकम अगर 360 डिग्री है तो फैमिली सेव कितना कर रही है, 54 डिग्री। फिर मेरी नजर गई ऑप्शन पे, ऑप्शन काफी दूर दूर है तो अप्रोक्सीमेटली लगाऊंगा। अगर 360 तुम्हारा 100% है तो मुझे बताइए कि 72 डिग्री कितना होगा, 20%। लेकिन ये तो 54 डिग्री, यानी कि आंसर जो है 20% से कम होना चाहिए। एक ही ऑप्शन 20% से कम है, यही आंसर है फर्स्ट। खत्म सवाल। तो आपको सोचना इस तरीके से था, वो बच्चों वाले तरीके छोड़ देंगे कि 54/360 गुणा 100, वो बहुत आउटडेटेड हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हो कि 54 डिग्री का मतलब होता है 36 डिग्री प्लस 18 डिग्री, कर सकते हो कि नहीं। अगर 360 डिग्री 100% तो 36 डिग्री 10%, अगर 36 डिग्री 10% तो 18 डिग्री 5%, आंसर आ गया 15%। खत्म, माइंड में करना था ये। अगला सवाल बढ़ जाते हैं हम लोग, सवाल नंबर ओके। पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फूड एंड मिसलेनियस। उस व्यक्ति द्वारा फूड खाने पर और ये जो मिसलेनियस है इस पे जो खर्चा हुआ है इसका अनुपात क्या है। तो एक सवाल अनुपात वाला जरूर पूछा जाता है। फिर देखिए ये सवाल हालांकि वैसे बहुत आसान है कि 36 × 108, 36 दूनी 72, फूड पे 3 और ये हो गया तुम्हारा विविध पे 2 हो गया, तो 3:2 इस सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन। आप ऐसे भी कर सकते थे कि फूड पे जा रहा है 108 डिग्री में और मिसलेनियस जा रहा है 72 डिग्री में, तो फूड पे ज्यादा है, फूड पे ज्यादा होना चाहिए। तो यहां तो ये कम है, यहां ये कम है, यहां ये कम है, एक ही ऑप्शन में ज्यादा है, यही आंसर है। बताओ है कि नहीं। चलिए, मतलब अगर डाटा कैलकुलेटिव भी होता तो ये सब अप्रोच आपको लगानी आनी चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल और लास्ट सवाल है इस पे, व्हाट इज द एवरेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ क्लोथिंग एंड रेंट। ये एवरेज वाला सवाल है, ये भी पूछा जाता है पेपर में। आपसे पूछा है वस्त्रों और किरायों पर खर्च होने वाली औसत राशि बताइए, वस्त्रों और किरायों पर खर्च होने वाली औसत राशि, ठीक है। अब क्वेश्चन में साफ साफ ये दे रखा है कि फैमिली जो है क्लोथिंग पर 825 रुपए खर्च कर दिए। क्लोथिंग पर फैमिली खर्च कितना कर रही है, 36 डिग्री। तो एक्चुअली क्वेश्चन में डाटा आपके दिमाग में है ऑलरेडी कि 36 डिग्री की वैल्यू 825 रुपए के बराबर है, 825 के बराबर। आपसे पूछा है एवरेज एक्सपेंसेस ऑन क्लोथिंग एंड रेंट। क्लोथिंग मतलब हो गया 36 डिग्री और रेंट हो गया 90 डिग्री। तो टोटल क्लोथिंग और रेंट पे खर्चा कितना हो गया तुम्हारा 126, 126 डिग्री। लेकिन टोटल नहीं पूछा, एवरेज पूछा है। तो एवरेज कितना हो गया 63 डिग्री। एवरेज कितना हो गया 63 डिग्री। भाई ये तुम्हारा इस पे 36 डिग्री है, 90 डिग्री, टोटल 126 डिग्री, एवरेज 63 डिग्री। तो हमको 63 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। 36 में भी 9 है, 63 में भी 9 है। तो अगर मैं इसको 4 से काट लूं तो ये 9 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखिए 4 से काटोगे तो 800 का बटे 4 200 और 2500 को बटे 4 करोगे तो 6.25। तो ये हो गया तुम्हारा 206.25। क्लियर।
कोई डाउट इसमें? 206.25, 9 डिग्री की वैल्यू आ गई। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन कम से कम रखना होता है। यहां पे क्वेश्चन भी, ऑप्शन भी काफी क्लोज है, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, डजंट मैटर। आपको चाहिए 63 डिग्री की वैल्यू, तो जस्ट कुछ नहीं करना, 7 से मल्टीप्लाई करना। अब ये ऑप्शन का सहारा जोड़ लेंगे कि 200 गुणा 7 1400, और ये तुम्हारा 25 के आसपास होगा, तुम्हारा 42 के आसपास, सॉरी, तो आंसर 1442 के आसपास होगा। यही ऑप्शन है, ये तो आंसर पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है ऑप्शंस में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है। चलिए लास्ट सवाल है इस पे। यस, एक क्वेश्चन फिर से आपसे रेशियो वाला पूछा गया, ध्यान से समझना। द रेशियो ऑफ एवरेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन फूड, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस आइटम। 3 आइटम है, फूड, क्लोथिंग एंड मिसलेनियस। फूड, क्लोथिंग, मिसलेनियस कितना हो गया? 180, 36, 216 डिग्री। फूड, क्लोथिंग, मिसलेनियस तीनों पे मिलाकर कितना हो गया? 216 डिग्री। लेकिन एवरेज चाहिए, तो 216 को 3 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना आएगा? 72 डिग्री। इसका रेशियो किसके साथ बताना है? इसका रेशियो बताना है एवरेज ऑफ एक्सपेंसेस ऑन सेविंग एंड रेंट। सेविंग और रेंट के एवरेज से। सेविंग पे कितना खर्च हो रहा है? 54 डिग्री। रेंट पे कितना खर्च हो रहा है? 90 डिग्री। टोटल यहां पे कितना खर्च हुआ? 144 डिग्री। टोटल 144 है, तो एवरेज कितना आएगा? 2 है ना, 72। एवरेज आएगा 72 डिग्री। रेशियो लेंगे तो ये 1:1 आएगा। एक्चुअली जब आपसे रेशियो पूछा जाए, जब आपसे परसेंटेज मोर लेस पूछा जाए, सेंट्रल एंगल पूछा है, तो आपको एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। चाहे डाटा परसेंटेज में दिया हो, चाहे इस प्रकार से डिग्री में दिया हो, आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। तो ये 2 DI थी जो आपके सिंगल पाई चार्ट थे, ये मैंने आपको सॉल्व करा है। अब मैं एक नेक्स्ट DI लेने वाला हूं जिसमें हम डबल पाई चार्ट सॉल्व करेंगे, और क्या उसकी बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए और कितना मैक्सिमम लेवल पेपर में जाएगा वो देखें। ओके भाई, तो ये आपके सामने तीसरी DI है, डबल पाई चार्ट आपके सामने। बहुत प्यारा, बेहतरीन, लॉजिकल है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं सबसे पहले इसकी गाइडलाइन पढ़ देते हैं। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन डिफरेंट एक्टिविटीज इन स्कूल इज गिवन बिलो। एक स्कूल में विभिन्न गतिविधियों में नामांकित छात्रों का प्रतिशत नीचे दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 3000। तो ये उनका पाई चार्ट है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 3000 है, और वो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं। कुछ डांसिंग कर रहे हैं 24%, सिंगिंग 21%, स्विमिंग 16%, ड्राइंग कर रहे हैं 14%, और क्राफ्ट 25%। तो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में बोला गया। ये किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन दीज एक्टिविटीज, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स आर 1750। तो ये गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूटर है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 3000। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? 1750। तो बॉयज कितने हो गए? तो आप कहेंगे कि बॉयज हो गए आपके 1250। बॉयज कितने हो जाएंगे? 1250। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे दिखाया गया कि डांसिंग में 20% है, सिंगिंग 28% है, स्विमिंग 14% है, क्राफ्ट 22% है, ड्राइंग 16% है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ये एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। पढ़ लिया ध्यान से, इतना समय नहीं लगाना था। आगे बढ़ जाइए, सवाल देखिए। द नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन डांसिंग फॉर्म्स व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दी स्कूल। ये पूछा गया कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जो डांसिंग कर रही हैं वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का कितने परसेंट बनाती हैं। तो मुझे बताइए कि स्कूल में टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 1750, जिसमें से डांसिंग कितनी कर रही है? डांस कर रही है 20%। तो ये टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है? ठीक है। तो देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा पहले कंप्लीट डाटा लिखते हैं, एक की वैल्यू लिखते हैं। इतना करने की जरूरत नहीं है, एसएससी में ऐसा नहीं करना। आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ना, उसके हिसाब से आंसर देना है। अब मुझे बताइए कि 1750 टोटल है और उसमें से 20% डांस कर रहे हैं, तो 1750 100% की वैल्यू है। तो अगर मुझे 20% की वैल्यू निकालनी है तो बटे 5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 350। कितना आ जाएगा? 350। कोई डाउट है भैया इसमें? 350। क्लियर? इतना आपको इतना फास्ट होना पड़ेगा, सिंपल सा, कि अगर 1750 100% की वैल्यू है तो 20% मतलब 1/5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 350। 1500 का 1/5 कितना हो जाएगा? 300, और 250 का कितना हो जाएगा? 50। तो 350 टोटल स्टूडेंट का कितना परसेंट है? टोटल स्टूडेंट है कितने स्कूल में? 3000। तो 3000 का 10% कितना होता है? 300।
3000 का 10% 300, 1% कितना हो गया तुम्हारा 30, अब भी 20 बच गया, तो 20 क्या हो जाएगा तुम्हारा, यानी कि आंसर जो है 11% से थोड़ा सा बड़ा होगा। एक ही ऑप्शन 11% से थोड़ा सा बड़ा है, डी। तो आपको इस तरीके से सोचना था, ऐसे नहीं लिखना कि 350 बटे 3000 गुणा 100, वो आउटडेटेड होगी चीजें। भैया 350 3000 का कितना परसेंट है, तो पहले देखो 330 इज व्हाट 11%, 11%। 11% में अभी 20 स्टूडेंट और ऐड करने, तो तुम्हारा 11% से थोड़ा सा बड़ा 12 नहीं जा पाएगा, क्योंकि 12% 360 होगा, यानी कि आंसर क्या है, केवल डी ऑप्शन। खत्म। इस तरीके से करना था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने बहुत सरल है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन स्विमिंग टू द नंबर ऑफ बॉयज इनरोल्ड इन स्विमिंग। स्विमिंग में इनरोल्ड होने वाली गर्ल्स और स्विमिंग में इनरोल्ड होने वाले बॉयज का रेशियो क्या है, ये पूछा है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। देखिए पहले मेरी नजर गई ऑप्शन पे, तो मैंने ऑप्शन में देखा यहां पे 47 है, यहां पे 23 है, यहां पे 29 है, यहां पे 49 है, तो सबका न्यूमरेटर अलग अलग है। अगर मैं गर्ल्स पे भी यहां पे ध्यान दे दूं ना, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बड़ी आसानी से। मतलब समझ रहे हो इस बात का? मतलब यह है कि स्विमिंग में गर्ल्स हैं कितनी, तो टोटल गर्ल्स है 1750, जिसमें से स्विमिंग जो कर रही है वो है 14%। कितना? 14%। बात समझ में आई कि? तो अगर 1750 100% गर्ल्स हैं, तो 14% का मतलब क्या होगा, 10। पहले 14% को कैसे निकालोगे, 10% प्लस 4%। दिमाग में सोचिए, 1750 अगर 100% की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू कितनी होगी, 175। अब अपने को चाहिए 14% निकालना ना, 4% चाहिए। अगर 1750 तुम्हारा 100% की वैल्यू है, तो भैया मुझे बताइए 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू या फिर 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17.5। और 1% की वैल्यू 17.5, तो 2% की वैल्यू 35 और 4% के लिए 70, तो 175 प्लस 70 यानी कि हो गया 245, 245। तो आपको इस तरीके से निकालना था, गुणा नहीं करनी है बच्चों की तरह। मैंने कैसे करा, हालांकि गुणा करने में भी आप समझदार हो, भी कर सकते हो। 1750 का 14% निकालना था, तो पहले 1750 का 10% 175। अब निकालना है मुझे 4%, तो 4% कैसे निकालोगे, 1750 का 1% 17.5, 2% 35 और 4% 70 आ गया। टोटल गर्ल्स आ गई 245। बोलो दिक्कत? अब देखिए 245 किस किस संख्या से कटता है। 245 को अगर आप गौर से देखो तो 5 इंटू 49 है भैया, 5 इंटू 49। आप मेरी बात समझ रहे हो, 49 पंजे, 50 पंजे 250, 49 पंजे, यानी कि आंसर में 49 जरूर होना चाहिए। जब 49 है आंसर में, तो 29 आने का क्या मतलब है, 23 आने का क्या मतलब है, 47 आने का क्या मतलब है। एक ही ऑप्शन में 49 दिख रहा है, डी यही आंसर हो गया। तो आपको एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपको लगाना था इस तरीके से दिमाग। हालांकि आप पूरा सवाल भी सॉल्व कर सकते हो। मुझे पता चल गया कि गर्ल्स कितनी है स्विमिंग में, 245। कितनी है, 245। अब मुझे चाहिए बॉयज कितने स्विमिंग में। तो देखिए टोटल स्विमिंग करने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो टोटल 3000 में से 16% है कि 480 टोटल स्टूडेंट है जो स्विमिंग करते हैं, जिसमें से गर्ल्स हैं 245। तो बॉयज कितने बचे, बॉयज बच गए आपके 235। ये आ गया। रेशो ले लेंगे तो आंसर आपका 49:47 ही आएगा। लेकिन ये अप्रोच नहीं करनी थी, ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए। आसान सवाल है, वेरी गुड, आगे बढ़ जाओ। यस, अगला सवाल नंबर है आपके सामने 12। क्वेश्चन देखिए, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करिए। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ बॉयज इन स्कूल। स्कूल में अप्रोक्सीमेटली कितने प्रतिशत बॉयज हैं। मुझे बताइए कि स्कूल में स्टूडेंट टोटल है कितने, 3000, जिसमें से गर्ल्स कितनी है 1750। तो बाकी कौन है, बाकी बॉयज। तो बॉयज कितने हो गए, 1250। भाई सही बात। कितने परसेंट है, देखिए 3000 का अगर तुम 1200 निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली 40%, और ये 50 और ज्यादा, यानी कि आंसर 40% से थोड़ा सा ही ज्यादा होगा। आंसर आ गया फर्स्ट ऑप्शन, 40% से ज्यादा होगा, मतलब ये आंसर तो है नहीं। ये 3000 का 50% 1500 होता है, तो 1500 से कम है, यानी कि आंसर 50% से कम होगा। ये भी आंसर नहीं है, तो आंसर है ए।
एसएससी में जो डीआई बनेगा उसका चांसेस है कि 80% सवाल आपके ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे, आपको पेन उठाने तक जरूरत नहीं है। पेन उठ गया तो वहीं पाप हो गया, और पापी हम हैं नहीं बिल्कुल भी। बात समझ में यहाँ तक कैसे करना है सवाल, और सवाल मैं दिखाता हूं, और भी क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए सवाल, हाउ मेनी बॉयज आर इनरोल्ड इन सिंगिंग एंड क्राफ्ट टुगेदर। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने बॉयज सिंगिंग एंड क्राफ्ट में इनरोल्ड हैं बॉयज। तो भैया मुझे पता है टोटल स्टूडेंट के बारे में, मुझे पता है गर्ल्स के बारे में, लेकिन पूछा है बॉयज के बारे में। तो एक्चुअली हमको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल स्टूडेंट निकाल लो कि टोटल स्टूडेंट, टुगेदर वर्ड बोला है सिंगिंग और क्राफ्ट टुगेदर, तो हम टुगेदर पर फोकस करेंगे, ना कि सिंगल सिंगल पे फोकस करेंगे। हम सिंगिंग और क्राफ्ट दोनों पे एक साथ फोकस करेंगे। हमको चाहिए बॉयज, तो हम पहले निकालेंगे कि टोटल स्टूडेंट कितने सिंगिंग और क्राफ्ट में। तो सिंगिंग में है 21%, क्राफ्ट में 25%, तो टोटल 46 हो गया। टोटल 46% हो गया सिंगिंग एंड क्राफ्ट में। 3000 का 46% अपने को चाहिए, तो 3000 का 50% 1500, और 4% हो गया 120। तो 1500 से 120 घटाएंगे तो 1380। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी थी। 1380 ऐसे स्टूडेंट है टोटल जो सिंगिंग और क्राफ्ट में है, उनकी हॉबीज में है। बात समझ में आई कि नहीं, जो इन एक्टिविटीज में। अब गर्ल्स को देखिए, स्कूल में गर्ल्स कितनी है, टोटल 1750 गर्ल्स है, और उसमें से सिंगिंग और क्राफ्ट करने वाली कितनी है, तो ये हो गया तुम्हारा 28 + 22 50%। 50% गर्ल्स सिंगिंग और क्राफ्ट में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, 50%। तो 1750 का क्या निकालना है, 50%, 50% निकालना है। सही बात है। तो मुझे ये बताइए कि 1750 का 50% कैसे निकालोगे। तो ऐसे देखो, 1600 का 50% 800 हो गया, 150 का 50% 75 हो गया, तो 875 नहीं हो गया। ऐसे तो करना है हाफ, इसका हाफ, तो 875। ये टोटल स्टूडेंट सिंगिंग और क्राफ्ट में, ये गर्ल्स सिंगिंग और क्राफ्ट में। डिफरेंस कितना आएगा, डिफरेंस आएगा तुम्हारा 505, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन 505। क्लियर। तो आपको कैलकुलेशन पे ध्यान देना होगा। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, आप यहां पे इसको अप्रोक्सीमेटली भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लास्ट सवाल इस पे, सवाल नंबर है आपके सामने 14, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, मैं आपके से पहली बता देना चाहता हूं कि प्री में जो डीआई आएगा वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा। जो मैं लेवल करा रहा हूं ये मैक्सिमम है। मेंस की टाइम पे मेंस की बात देखेंगे। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इनरोल्ड इन स्विमिंग एंड ड्राइंग टुगेदर। तो यहां पे केवल गर्ल्स के बारे में पूछा, और ये आसान बात होगी अपने लिए कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है 1750, तो इनमें से कितनी गर्ल्स स्विमिंग और ड्राइंग में इन्वॉल्व है, स्विमिंग में और ड्राइंग में। तो स्विमिंग में 14 और ड्राइंग में 16%, यानी कि टोटल कितना होगा 30%। 30% कितना हो गया, 30% हो गया। बोलो कोई डाउट है, बात समझ में आई। 30%, तो हमको 30% की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे बताइए कि 1750 100% की वैल्यू है, तो 10% की वैल्यू कितनी, 175। 10% की वैल्यू कितनी, 175। अपने को चाहिए 30% के लिए, तो उसका 3 गुना करना है। 3 गुना कैसे करोगे, पहली बात तो 170 का 3 गुना 510 हो गया, और उसमें 15 ऐड कर दीजिए तो 525। इस सवाल का आंसर हो गया 525। बताइए कहीं किसी प्रकार का कोई दुख हुआ, आसान सा सवाल था। ठीक है, तो 5 ही क्वेश्चन थे इस पे डबल डीआई पे। तो आपको पेपर में डीआई सॉल्व करने की ये बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके सामने जो डीआई लेने वाला हूं वो पाई चार्ट प्लस टेबुलर डीआई होगी, और ये भी एग्जाम में आई हुई है, इसको देखेंगे। और जो सबसे लास्ट जो 5th डीआई होगी वही सबसे काम किया, उसको जरूर देखना है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। हाँ भाई, तो डीआई नंबर 4 आपके सामने, ब्यूटीफुल पाई चार्ट और सड़ी सी टेबल। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन का डाटा अच्छे से रीड कर लीजिए। क्वेश्चन आपके सामने, क्वालिटी एकदम बढ़िया, और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कॉपी पेन लेके, कि 4 सवाल हैं इस डीआई में, कितनी जल्दी आप सॉल्व कर पाते हो। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगना चाहिए पूरी डीआई सॉल्व करने में। पहले पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शन। निम्नलिखित पाई चार्ट में 2009 सन 2009 में 7 गांव हैं, ये तुम्हारे 7 गांव दिख रहे हैं, ये भी जो है RSTUV WXYZ, 7 गांवों की आबादी का अनुपात दर्शाया गया कि उनकी आबादी जो है उनका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया। टोटल कितना हो गया, ये 100% होगा। ठीक है,
ओके, पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो ये विलेज है आपके RSTUV टोटल 7 गांव है। तो इनकी टोटल आबादी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है पाई चार्ट में, टोटल आबादी का परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन पाई चार्ट में दिया गया है। जबकि ये जो टेबल है, टेबल में क्या दिया, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, कि उस गांव की कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन गरीबी रेखा से नीचे है। आज भी गांव में बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, ठीक है ना, पीले कार्ड वाले। तो ये वही है कि गांव में कितने परसेंटेज लोगों की पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से नीचे है। और RSTUV गांवों में टोटल कितने परसेंट पॉपुलेशन है। अगर टोटल गांव की 7 गांवों की टोटल पॉपुलेशन 100% है तो गांव आर में 16% है, जेड में 11% है। इस तरीके से आपको बताया गया। तो डाटा पढ़ लिया हमने और ये सेकंड से पढ़ना था आपको। अब आ जाते हैं सीधा क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है आपके सामने देखेंगे। इफ द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ बिलो विलेज एक्स इज 12,160। क्वेश्चन में बोला गया है कि पॉवर्टी लाइन से नीचे विलेज एक्स की पॉपुलेशन 12,160 है। तो भैया ये विलेज एक्स की टोटल पॉपुलेशन है 16%। इस 16% में भी पॉवर्टी लाइन के नीचे कितने हैं, 38%। तो 16% का भी 38% लोग क्या है आपके पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। तो विलेज एस की पॉपुलेशन क्या है, यानी कि आपसे 11% की वैल्यू पूछी है, ठीक है। वैसे तो आंसर यहां पे अगर हम देखें तो ऑप्शन से आसानी से बना सकते हो क्योंकि ब्यूटीफुल नंबर दिखा 11। भैया विलेज एक्स की टोटल पॉपुलेशन 16%, इस 16% का भी 38% पॉवर्टी लाइन के नीचे, यानी कि 16% के 38% की वैल्यू 12,160 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12,160 बटे 16% इंटू 38%। ये 1% की वैल्यू है। अरे बोलोगे कि नहीं ये 1% की वैल्यू है। विलेज एक्स में टोटल 16% लोग हैं, उसका 38% पॉवर्टी लाइन के नीचे। तो 16% का 38% की वैल्यू 12,160, 1% की वैल्यू ये। आपसे पूछा है विलेज एस की टोटल पॉपुलेशन, तो गांव एस की टोटल पॉपुलेशन यानी कि 11% की वैल्यू आपसे पूछे, 11%। अब मुझे ये सॉल्व करना है, लेकिन मैं सॉल्व नहीं करूंगा मेरे भाई। क्यों सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे 16 और 38 इसका 11 से कटने का कोई स्कोप नहीं, यानी कि आंसर जो भी हो उसमें 11 जरूर होगा। 11 होना ही चाहिए। क्या इसमें 11 है, नहीं। क्या इसमें 11 है, यस। क्या इसमें 11 है, नहीं। क्या इसमें 11 है, नहीं। केवल एक ही ऑप्शन में 11 छुपा हुआ है, सी, और यही आंसर है। खत्म सवाल। क्लियर है। आप इस क्वेश्चन को डिजिटल सम से भी बना सकते थे, मैं बता देता हूं। 6 2 8 1 9 ऊपर 1 और ये तुम्हारा 2 हो गया। 6 1 7 8 3 11 2 7 दूनी 14 और ये तुम्हारा 5 हो गया। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर का डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 4। यहाँ पे कितना है डिजिटल सम, 5 ही आंसर नहीं, यहाँ पे 7 ही आंसर नहीं है, 2 आंसर नहीं है, 4 डिजिटल सम ये आंसर है। दोनों तरीकों से बना सकते हो, है कि नहीं। आगे बढ़ जाओ तुरंत जल्दी से। अगला सवाल, सवाल नंबर है 16 आपके सामने। देखिए क्वेश्चन बहुत सरल है, रेशियो वाला सवाल जरूर पूछा था। गांव टी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। तो गांव टी ये रहा 21% टोटल पॉपुलेशन है, जिसमें से 21 का 46% गरीबी रेखा से नीचे है। तो 21 का 46%, 21% का भी 46% ये तुम्हारा गरीबी रेखा से नीचे है गांव टी में। इसका रेशियो किससे बताना है, गांव जेड की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी। गांव जेड की टोटल पॉपुलेशन 11% है, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे 42% है। तो गांव जेड की 11% का भी 42% गरीबी रेखा से नीचे है। रेशियो ले लिया 21 दूनी 42, 2 से 46 23 बार, 23:11, 23:11 रेशियो है, जो कि सी ऑप्शन है। बताओ क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, नहीं ना, आसानी है। चलिए आगे बढ़ जाओ। सवाल नंबर 17। क्वेश्चन बहुत प्यारा और बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखना। आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, गांव आर की आबादी 32,000। तो गांव आर की पॉपुलेशन दे रखी है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आर 32,000। देन द बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई। तो कितनी पॉपुलेशन विलेज वाई की पॉवर्टी लाइन से नीचे है, ये आपसे पूछा है। वाई की कितनी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। मुझे दिया है आर की, गांव आर की टोटल पॉपुलेशन 32,000, यानी कि 16% की वैल्यू 32,000। तो क्या 15% की वैल्यू 30,000 नहीं होगी, आप बोलोगे बिल्कुल होगी। 16% की वैल्यू 32,000,
15% के लोग 30,000। तो गांव वाई की टोटल पॉपुलेशन 30,000 है, जिसमें से 52% आपकी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो 30,000 का 52% निकालोगे तो 30,000 का 52% सभी बता सकते हैं 15,600। 15,000 से थोड़ा सा ज्यादा है। 30,000 का 50% 15,000, 30,000 का 2% 600, तो 15,600 आंसर है बी ऑप्शन। आप केवल ऐसे भी चेक कर सकते थे कि यहां पे 52 है, 52 दिख रहा है, यानी कि आंसर में 52 जरूर छुपा होना चाहिए, इसी में छुप रहा है बस, है कि नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल नंबर 18, जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। ये मैक्सिमम लेवल है। डीआई वैसे बहुत खतरनाक है। बैंकिंग की डीआई मैं आपको ऐसे भी लाके करा सकता हूं कि मैं डीआई आपको, ये तो मैंने 5 डे 1 घंटे में कराई कि मैं आपको 1 घंटे में डीआई के 2 ही सवाल कराऊं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जो मैं करा रहा हूं बस यही पढ़ना है आपको। क्या बोला है सवाल में? 2010 में पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई एंड वी इंक्रीजेस बाय 10%। ये डाटा किसका दिया था? साल 2009 का दिया था। लेकिन 2010 में क्या होगा कि विलेज वाई और विलेज वी दोनों की ही पॉपुलेशन 10% से बढ़ गई। हमको कोई दिक्कत नहीं, बढ़ जाने तो बढ़ेंगे ही लोग तो। अच्छा, एंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड। लेकिन जो परसेंटेज पॉपुलेशन गरीबी रेखा के नीचे वो अनचेंज्ड रही। और ये भारत का सच भी है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन लोग गरीबी रेखा के नीचे अब भी हैं। आगे क्या हुआ? अनचेंज फॉर ऑल दी विलेजेस। ठीक बात है। यदि 2009 में विलेज वाई की पॉपुलेशन 30,000 थी, 2009 में विलेज वाई की पॉपुलेशन 30,000 थी, तो 15% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 30,000। अगर 15% के लिए 30,000 है तो बताइए 10% की वैल्यू कितनी है? तो आपका होगी 20,000। यानी कि सन 2009 में विलेज वाई की पॉपुलेशन 30,000 थी, तो विलेज वी की पॉपुलेशन 20,000 थी। हम ये कह सकते हैं। तो पूछा है कि 2010 में गांव वी की गरीबी रेखा से नीचे की आबादी, 2010 में गांव वी में गरीबी रेखा से नीचे कितने लोग थे? 2009 में विलेज वी की पॉपुलेशन 20,000 है। यही पॉपुलेशन 2010 में 10% बढ़ी है, साफ साफ बोला गया। तो 20,000 को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 22,000। यानी कि सन 2010 में विलेज वी में कितने लोग हैं? 22,000। और इस 22,000 लोगों में से गरीबी रेखा के नीचे कितने? 58%। तो 22,000 का 58% निकालोगे, 22,000 का 58% अगर आप निकालोगे, फिर मेरी नजर गई ऑप्शन पे, यूनिट डिजिट सब में अलग अलग है। 8 दूनी 16 यानी कि 6। आंसर का यूनिट डिजिट 0 के बाद 6 आना चाहिए। मतलब ना ये आंसर, ना ये आंसर, ना ये आंसर, केवल एक ही ऑप्शन आंसर बी। तो क्या गुणा करने की जरूरत है? क्या कुछ भी इस सवाल में करने की जरूरत थी? तो सीधा क्वेश्चन को आप बना सकते हो। बस आपको डाटा प्यार से रीड पढ़ना है, तबियत से, इज्जत के साथ। लास्ट डीआई करा रहा हूं, सबसे भयंकर डीआई करा रहा हूं, सबसे लॉजिकल डीआई करा रहा हूं। एक बार जरा सॉल्व करने की कोशिश करना, दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे। अगर ढक्कन खुले हुए हैं, आपने कर दिया है, तो प्री तो क्या मेंस के लिए भी तैयार है। देखेंगे उस डीआई को। हाँ भाई, तो लास्ट और सबसे जहरीली डीआई आपके सामने। ऐसे आधे लड़कों ने यहां तक आते आते दम तोड़ दिया होगा, पर जो अभी तक टिका हुआ है वो उस डीआई को जरूर बनाए और जीवन में उससे खुशी आएगी। तो ध्यान से देखो, बहुत भयंकर है, आसान है, लॉजिकल है। आपको पूरा डाटा ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना। क्वेश्चन साइड में लिखा हुआ है, क्या दिया हुआ है? द टेबल शोज द इनकम ऑफ 4%। तो ये जो टेबल है 4 पर्सन है, मनोज, प्रवीण, नवीन और ओम। इनकी इनकम बताती है। इनकम थाउजेंड्स में, मनोज की इनकम 450,000, ठीक है, प्रवीण की 600,000। और पाई चार्ट जो है, अमाउंट स्पेंट बाय ईच पर्सन एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंट बाय ऑल द 4% टुगेदर। ये पाई चार्ट क्या है? इस बात का मतलब समझ लो कि अगर ये तो है इनकी इनकम, कि मनोज की इनकम 450 है, प्रवीण की 600,000 है, नवीन की 210,000 है, उनकी 300,000 है। ये क्या है? इनके एक्सपेंडिचर का पाई चार्ट है कि अगर ये चारों लोग मिलकर अगर टोटल 100% खर्च करते हैं, अगर टोटल ये चारों लोग मिलकर 100% खर्चा करते हैं, टोटल खर्चा, टोटल इनकम अलग, टोटल खर्चा अलग, अगर ये चारों लोग मिलकर 100% खर्चा करते हैं तो 100% में से 20% खर्चा ओम ने किया है, प्रवीण ने 35% किया है, नवीन ने 20% किया, मनोज ने 25% किया। तो मतलब समझना, मतलब समझने की कोशिश करना कि अगर ये चारों लोग मिलकर अगर 100 रुपया खर्च करते हैं तो 100 रुपया में से 20 रुपया ओम के पॉकेट से गए हैं, प्रवीण के पॉकेट से 35 रुपया गया है, नवीन के पॉकेट से 20 गया है, मनोज के पॉकेट से 25 गया है।
एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड बाई ऑल द 4% टूगेदर। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये तो है खर्चा, ये है इनकम। तो अगर आप इनकम में से टोटल खर्चा घटा दोगे तो बचेगा क्या? इनकी टोटल सेविंग। क्लियर? कोई डाउट यहां तक समझ में आया? अब देखिए सवाल, सवाल ध्यान से देखने की कोशिश करिए। क्या दिया है सवाल? What is the approximate percentage of saving of परवीन? परवीन की अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज सेविंग क्या है आउट ऑफ द कंबाइंड सेविंग डन बाई ऑल 4 पर्सन? चारों व्यक्तियों द्वारा जो कंबाइंड सेविंग है उसका कितना परसेंटेज है परवीन की सेविंग? यदि कंबाइंड सेविंग ऑफ ऑल 4 पर्सन, यदि चारों व्यक्तियों की जो कंबाइंड सेविंग है वो 25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर का कितना है? 25%। एक्सपेंडिचर का कितना है? 25%। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर? देखिए इतनी बात सभी को समझ में आती कि इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर एक्सपेंडिचर 100 यूनिट है, मैं लिख रहा हूं यूनिट, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेविंग इसका 25% यानी कि 25 यूनिट है, यानी कि इनकम कितनी होगी? 125 यूनिट होगी कि नहीं? बोलो, कोई डाउट है? इनकम कितनी होगी? 125 यूनिट। ये बात समझ में आई? अगर मैं इनकी चारों की टोटल इनकम की बात करूं तो ये तुम्हारी 6 4 10 2 15 6 4 10 2 12 3 15 1560 रुपए। अगर मैं इनकी टोटल इनकम की बात करूं तो 1560 रुपए मान लो, 1000 हटा देते कोई दिक्कत नहीं है। इन चारों लोगों की जो टोटल इनकम है वो 1560 रुपए है। 1560, ये बात आपको दिखाई दे रही है, यहां पे जोड़ दिया मैंने 1560 रुपीज। क्लियर? नाउ मुझे पता है कि चारों लोगों की टोटल सेविंग कितना है? 25 यूनिट। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए प्रवीण की सेविंग। प्रवीण की सेविंग इन चारों लोगों की भाई फोकस केवल और केवल प्रवीण की सेविंग पे होना चाहिए। वो आएगा कैसे? प्रवीण की इनकम में से प्रवीण का एक्सपेंडिचर घटा दो। तो सबसे पहले चाहिए प्रवीण की इनकम। क्या चाहिए सबसे पहले? प्रवीण की इनकम। तो प्रवीण की इनकम कैसे निकलेगी? देखिए प्रवीण की इनकम है 600 रुपया। कितनी है? 600 रुपया। टोटल इनकम 1560 रुपए चारों लोगों की, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने टोटल इनकम को क्या माना? 125 यूनिट, 125 यूनिट। तो 1560 रुपए की वैल्यू 125 यूनिट के बराबर है। लॉजिक है, समझते रहना। तो 600 रुपया का मतलब क्या है बता सकते हो क्या? अगर मैं इसको देखिए यहां पे 120 मुझे दिखाई देता, अगर मैं 13 से काट लूं, 13 से, तो 120 रुपए की वैल्यू 125/13 यूनिट के बराबर होगी कि नहीं? भैया लॉजिकल है, बेहतरीन। 120 रुपए की वैल्यू 125/13 यूनिट के बराबर। तो मुझे बताइए कि अगर 600 रुपए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या 600 रुपए की वैल्यू 625/13 यूनिट के बराबर नहीं होगी? 625/13 यूनिट के बराबर नहीं होगी? आप बोलोगे यस बिल्कुल होगी। मुझे बताइए कि इनकी टोटल इनकम 125 यूनिट है, जिसमें से 600 रुपए जो है तुम्हारा प्रवीण की इनकम है, और 600 रुपए की वैल्यू कितनी है? 625/13 यूनिट। प्रवीण किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रवीण की। प्रवीण की जो टोटल इनकम है वो 625/13 यूनिट है। चारों लोग मिलकर खर्चा कितना करते हैं? 100 यूनिट खर्चा करते हैं। उस 100 यूनिट में से प्रवीण खर्चा कितना करता है? 35 यूनिट करता है। तो आउट ऑफ 100 यूनिट में से 35 यूनिट प्रवीण खर्चा करता है, यानी कि प्रवीण की बचत कितनी है? इतनी हो। प्रवीण की इनकम है 625/13 यूनिट, खर्चा कर रहा है वो 35 यूनिट, तो प्रवीण की बचत इतने यूनिट आ गई। ये प्रवीण की बचत है। टोटल सेविंग कितनी है? 25 यूनिट। तो ये टोटल सेविंग यानी कि 25 का कितना परसेंट है? तो गुणा 100। बस यही सवाल में लॉजिक था कि आपको कैलकुलेशन को कम से कम करना था। अदरवाइज क्वेश्चन जो है बहुत जबरदस्त और लॉजिकल है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? मन ही मन हाथ खड़ा करके खुश हो सकते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करना भी मजाक बात नहीं। 5 से काट लेते हैं जो 125 जाएगा, 5 से काट लेते हैं 7 जाएगा, 5 से काट लेते हैं 5 जाएगा, 5 से काट लेते हैं 20 जाएगा, 13 सत्ते 91, 125 माइनस 91 कितना हो जाएगा? 25, और 25 प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 9, यानी कि 34। 25 प्लस 9 34, 34 इंटू 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा? ये 20 है ना, 680, और ये बटे कितना आ गया तुम्हारा? 13। तो 680/13% आएगा आंसर। अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 13 पंजे 65, 3 बजेगा, 13 दूनी 26, तो 52% अप्रोक्सीमेटली इस सवाल का आंसर है। 52%। बताओ
किसी को कोई समस्या? सबसे पहले आपने एक यूनिट में कन्वर्ट किया कि इनकम 125, सबसे पहले एक्सपेंडिचर 100 यूनिट मान लिया, 100 में से 20 ये खर्च कर रहा है, 35 ये खर्च कर रहा है, 20 ये खर्च कर रहा है, 25 ये खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर 100 यूनिट है, तो बचत कितनी है? 25 यूनिट। इनकी टोटल तनख्वाह कितनी होगी? 125, लेकिन टोटल तनख्वाह तो 1560 रुपया है। 1560 रुपया की वैल्यू 125, मुझे चाहिए 600 रुपया की कीमत क्या है? तो 600 रुपये की वैल्यू 625/13। प्रवीण की टोटल इनकम 625/13 यूनिट, जिसमें से खर्चा कर रहा है वो 35 यूनिट, तो बचा कितना रहा? इतना बचा रहा है, और टोटल 25 में से कितना परसेंट है निकाल दिया आंसर। बढ़िया सवाल था, लॉजिकल था। आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल, सवाल नंबर 20 भयंकर है, पढ़िए जरा, सॉल्व करने की कोशिश करिए कॉपी पेन लेके। क्लियर है? Amount spent by Manoj and Naveen together is what percent of total saving of all 4 person together if 30% of the income is saved by each person? देखिए कितना प्यारा लॉजिकल क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि मनोज और नवीन मिलकर टोटल कितना अमाउंट स्पेंड करते हैं, और इस अमाउंट कितना परसेंट अमाउंट स्पेंड करते हैं टोटल सेविंग का, टोटल सेविंग का ऑफ ऑल 4% टुगेदर। यदि 30% इनकम हर एक व्यक्ति सेव करता है, हर एक व्यक्ति 30% सेव करता है, सही बात है, समझ रहे हो मेरी बात को? तो अमाउंट जो है मनोज और नवीन मिलकर कितना स्पेंड कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल सेविंग। हर एक आदमी, देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर एक आदमी कितनी इनकम सेव कर रहा है? 30%। भैया ये आदमी भी 100% कमा रहा है, 30% बचा रहा है, 100% कमा रहा है, 30% बचा रहा है, तो ओवरऑल सेविंग भी 30% नहीं होनी चाहिए। मुझे बताइए, सभी को पता है कि इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, बोलो हाँ, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सही बात है। अगर हर एक आदमी 30% बचाएगा तो क्या ओवरऑल सेविंग 30% यूनिट नहीं होगी? अगर टोटल सेविंग 30% है और टोटल इनकम आपकी 100% है, तो क्या खर्चा सारे लोग मिलकर 70% नहीं कर रहे? तो इनकम है 100 यूनिट, एक्सपेंडिचर है 70 यूनिट और सेविंग है 30 यूनिट। क्वेश्चन के हिसाब से डाटा बदल लीजिए। क्लियर? कोई समस्या इसमें? अच्छा, मुझे पता है कि इन सारे लोगों की जो टोटल सेविंग है, चारों लोगों की मिलाकर 30 यूनिट है, लेकिन मुझसे नहीं पूछा, मुझसे ही पूछा है कि मनोज और नवीन का एक्सपेंडिचर कितना परसेंट है टोटल सेविंग का। भाई चारों लोग मिलकर खर्चा कितना कर रहे हैं? 70 यूनिट खर्चा कर रहे हैं। चारों लोग मिलकर कितना खर्चा कर रहे हैं? 70 यूनिट, जिसमें से आपके दो बंदे हैं मनोज और नवीन, ये रहा मनोज और ये रहा नवीन। मनोज और नवीन मिलकर कितना खर्चा कर रहे हैं? 45%। टोटल एक्सपेंडिचर का 45% कौन खर्च कर रहा है? केवल मनोज और नवीन खर्च कर रहे हैं। टोटल एक्सपेंडिचर का 45% केवल मनोज और नवीन खर्च कर रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर 70 यूनिट है, तो 70 का 45% यानी कि 70 का 45% यानी कि यहां पे बटे 100 कर देता हूं, ये आ गया। क्लियर है कि नहीं? मुझे बस इतना कैलकुलेट करना था, आंसर परसेंटेज में बताना है, तो 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन और लगा दीजिए। 00 से 00 30, ये किसने 15 दिया 45 और 15 दूनी 30, 2 से 70 35 और 35 दिया 105। 105% इस सवाल का आंसर था, और सवाल बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त लेवल का है। आपको समझ में आया होगा, लॉजिकल है। अगर प्री को अगर डीआई टफ करना है तो ये लेवल लेके जाया जा सकता है, हालांकि ये मेंस लेवल का डीआई है। बात समझ में? आगे बढ़ जाइए, अगला। यस, क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बना दो जल्दी से। क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 21, यदि ओम अपने वेतन का 50% खर्च करता है, तो भैया ओम, भैया पे बात आ गई, ओम अपने वेतन का 50% खर्च कर रहे हैं, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ नवीन टू सेविंग ऑफ प्रवीण। तो आपसे पूछा क्या है? आउट पटांग से चीजें पूछ रहा है। एक्सपेंडिचर ऑफ नवीन, नवीन के एक्सपेंडिचर का प्रवीण की सेविंग के साथ रेशियो बता दो। नवीन के एक्सपेंडिचर का प्रवीण की सेविंग के साथ रेशियो, तो जो वर्ड पूछा जाए उसी पे फोकस करो। भैया ओम की तनख्वाह है कितनी? 300 रुपया, 300 रुपया। 300 रुपया में से खर्च कितना कर रहा है? 50%, यानी कि कितना खर्च कर रहा है? 150 रुपया। तो ओम 150 रुपए खर्च करता है। ओम खर्च कितना करता है? 150 रुपया ओम खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है? ओम 150 रुपए। लेकिन एक्चुअली ओम खर्च कर कितना रहा है? 20%।
अगर ये चारों लोग मिलके जितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें से 20% कौन कर रहा है? ओम। यानी कि ये जो 150 रुपए टोटल एक्सपेंडिचर का 20% है कि नहीं? ये पाई चार्ट क्या बताता है कि टोटल एक्सपेंडिचर का कितने कितने परसेंट ये लोग खर्च कर रहे हैं। ओम एक्चुअली में खर्च कर रहा है 150 रुपया, लेकिन पाई चार्ट के अकॉर्डिंग टोटल एक्सपेंडिचर का 20% खर्च कर रहा है। तो 150 रुपया की वैल्यू क्या टोटल एक्सपेंडिचर के 20% के बराबर नहीं है? आप कहोगे यस, बिल्कुल है। अब देखिए पूछा क्या है, पूछा रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ नवीन, नवीन का एक्सपेंडिचर। तो नवीन का एक्सपेंडिचर कितना है? 20%। टोटल एक्सपेंडिचर का 20% कौन खर्च कर रहा है? आपका नवीन। टोटल एक्सपेंडिचर का 20% कौन खर्च कर रहा है? आपका नवीन। इसका रेशो किसके साथ लेना है? प्रवीण की सेविंग के साथ। लेकिन प्रवीण की सेविंग आएगी कैसे? प्रवीण की इनकम में से प्रवीण का खर्चा घटाओ। तो अगर प्रवीण की इनकम कितनी है? 600 रुपया। प्रवीण की इनकम कितनी है? 600 रुपया। जब मुझे बताइए कि अगर 150 रुपया की वैल्यू 20% के बराबर है, तो क्या 600 रुपया की वैल्यू एक्सपेंडिचर का 80% के बराबर नहीं होगी? एक ही चीज में, एक ही मेथड्स में, एक ही यूनिट में ले जाना सारी चीजों को। क्या 600 रुपए की वैल्यू एक्सपेंडिचर का 80% के बराबर नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ। तो ये एक्सपेंडिचर का 80% है क्या? प्रवीण की इनकम, जिसमें से प्रवीण उड़ा कितना रहा है? 35%। एक्सपेंडिचर का, टोटल एक्सपेंडिचर का 35% प्रवीण खत्म कर रहा है, और वो कमा कितना रहा है? टोटल एक्सपेंडिचर का 80%। तो प्रवीण की सेविंग कितनी बची? जरा माइनस करोगे, 80 माइनस 45 कितनी बची? 80 माइनस 35 कितनी बची? 45%। तो टोटल एक्सपेंडिचर का 45% है इसकी सेविंग। क्लियर है? रेशियो लोगे तो कितना आ गया तुम्हारा? 5 चौक 20, 5 रम 45, 4 अनुपात 9। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी। बताइए, कोई समस्या हो रही है तो लॉजिक क्लियर होना चाहिए। या तो आप रुपया को परसेंटेज को रुपीज में लेके जाओ, फर्जी कैलकुलेशन बढ़ेगी, हर एक को रुपीज में लेके जाना पड़ेगा, या फिर परसेंटेज में कर लो। तो मेरा जो इस डीआई को लेने का पर्पस यही था कि कैलकुलेशन को कैसे कम किया जाए। मुझको एक ही यूनिट में लेना था सब चीजों को, तो मैंने सबको किस में कन्वर्ट कर लिया? एक्सपेंडिचर की परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगला सवाल भी लेंगे इस पे, बहुत बेहतरीन और अच्छा क्वेश्चन है। सवाल नंबर 22 करा भाई। सवाल नंबर 22 देखो मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए। एक्सपेंडिचर ऑफ नवीन एंड ओम टुगेदर 66.66% ऑफ द सैलरी ऑफ दीज टू। तो किसके बारे में बोला गया? नवीन और ओम। ये रे दोनों लोग, दोनों महान लोग ये रे, जिनकी तनख्वाह 210 रुपये और 300 रुपए। तो इनकी नवीन और ओम की जो टोटल सैलरी होगी वो कितनी होगी? 510। कितनी है? 510। 510 का 66.66% यानी कि 2/3 निकालोगे तो 1/3 170, 2/3 कितना होगा? 340 रुपए। तो 340 रुपए आ रहा है इनकी टोटल सैलरी का 66.66%, जो कि नवीन और ओम के टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है। तो टोटल एक्सपेंडिचर का नवीन कितना खर्च कर रहा है? 20%। ओम का भी कर रहा है 20%। यानी कि अगर टोटल एक्सपेंडिचर का 40% में देखूं तो टोटल एक्सपेंडिचर का 40% की वैल्यू कितने के बराबर होनी चाहिए? 340 रुपए की। अगर चारों लोग मिलके अगर एक्सपेंडिचर, जो भी टोटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसका 20 + 20 40% ओम और नवीन मिलके कर रहे हैं, जो कि इनकी सैलरी का 66.66% यानी कि 340 रुपए के बराबर है। यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर का 40% 340 रुपया के बराबर है कि नहीं? क्लियर? ये बात समझ में आती है? या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं कि 340 रुपए की वैल्यू टोटल एक्सपेंडिचर का 40% के इक्वल है। बताइए कोई समस्या इसमें किसी स्टूडेंट को? भैया 510 का 2/3 340 रुपए की वैल्यू टोटल एक्सपेंडिचर का 40% दिख रहा है। अब पूछा क्या है इसमें? पूछा क्या? क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ मनोज टू दैट ऑफ प्रवीण। मनोज की सेविंग से प्रवीण की सेविंग का रेशियो क्या है? अब मनोज की सेविंग कैसे निकलेगी? मनोज की इनकम में से मनोज का खर्चा घटाना है, तभी तो आएगी। तो मनोज की इनकम है 450 रुपया। तो अगर 340 रुपए की वैल्यू ये है, तो मुझे बताइए 450 रुपए की वैल्यू क्या होगी? तो बटे 340 इंटू 450 ये होगी कि नहीं? अगर 340 रुपए की वैल्यू ये है तो 450 रुपए की वैल्यू नहीं निकाल सकते? ये काट दो तुम जरा,
और 2 से काट दो, ये 20 है, ये तुम्हारा 17 है, तो 900/17 कितना हो जाएगा? 900/17, 900/17%। बोलो कोई डाउट है? ये आ गया यहां तक? ये आ गया क्या? ये आ गया आपका मनोज की टोटल इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर जो है 100% में से टोटल एक्सपेंडिचर का मनोज कितना खर्च कर रहा है? 25%। तो इसमें से माइनस कर देंगे 25%, ये आ गई मनोज की टोटल सेविंग। सारा जो मैं डाटा लिख रहा हूं वो टोटल एक्सपेंडिचर के परसेंटेज फॉर्म में लिख रहा हूं। आगे बात करते हैं, ये आ गया तुम्हारा रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ मनोज टू दैट ऑफ प्रवीण। इसका रेशियो बताना है प्रवीण की सेविंग के साथ। प्रवीण की सेविंग के साथ प्रवीण की सेविंग कैसे निकलेगी? सेम उसी तरीके से प्रवीण की इनकम में से प्रवीण का खर्चा घटा दो। अच्छा, प्रवीण की मुझे बताइए कि प्रवीण की इनकम क्या है? 600 रुपया। प्रवीण की इनकम क्या है? 600 रुपया। यहां तक कोई डाउट है इसमें किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा, 450 रुपए की वैल्यू देखिए, मैं यहां पे निकाल देता हूं कि 1 रुपए की वैल्यू कितनी है? 400%/340। मुझे चाहिए 600 रुपए की वैल्यू, यही तो चाहिए मुझे सिंपल सा। तो देखिए 0 से 0 हटा दो, 2 दूनी 4 और तुम्हारा 17, तो 1200/17 आ गया। कितना आ गया? 1200/17%। बताइए, तो टोटल एक्सपेंडिचर का इतने परसेंट है आपके किसकी इनकम? प्रवीण की इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर का प्रवीण खर्चा कितना कर रहा है? 35% खर्चा कर रहा है, तो इसमें से 35% क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा। 35% क्या करना पड़ेगा आपको? माइनस करना पड़ेगा, और ये इस सवाल का आंसर आएगा। क्लियर? कोई डाउट भाई इसमें किसी भी स्टूडेंट को? तो यहां तक इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो ये तुम्हारा 900, ये हो जाएगा आपका 900 माइनस 25 इंटू 17 और बटे ये कितना हो जाएगा? 1200 माइनस 35 इंटू 17, 1200 माइनस 35 इंटू 17। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अच्छा, यहां पे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, सारे ऑप्शन का न्यूमरेटर अलग अलग है। तो अगर मैं न्यूमरेटर पे भी काम कर लूं तो क्वेश्चन मेरा तभी भी सॉल्व हो जाए। मुझे बताइए कि 25 इंटू 17 कितना होता है? तो 25 इंटू 20 कितना होता है? तुम्हारा 500। 500 में से 75 कम कर दीजिए तो कितना होगा? 425। तो 900 में से अगर तुम 425 घटाओगे तो बचेगा कितना? 475 बचेगा। बचेगा कितना तुम्हारा? 475 बचेगा। एक्चुअली 475 किससे कटता है? क्या 475 तुम्हारा 87 से 475 किससे कटता है? तो 475 कटता है तुम्हारा यहां पे 91 से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या 99 से कटता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या 87 से कटता है? 87 से, 87 से 5 बार, 5 8 40, 5 7 35, बिल्कुल भी नहीं। क्या 95 से कटता है? 5 9 45, 5 5 25, ऐसे 95 से कट रहा है, यानी कि आंसर क्या है? डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। एक्चुअली में आपको यहां पर डिनोमिनेटर पार्ट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये था इस सवाल का लॉजिक, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था भैया। मैंने यहां पे बस इतना चेक कर लिया कि न्यूमरेटर 475 आ रहा है, 475 आ रहा है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो यहां पे 475 से कट रहा है? तो ये 87 तो नहीं है, नहीं हो सकता। 99 भी नहीं है, आपका 91 में 95 है तुम्हारा। 450 प्लस 25 475, तो ये आंसर पॉसिबल है। डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर आ गया। क्लियर? लास्ट, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 23, और इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। टोटल 23 सवाल में से 22 सवाल मैंने करा दिए, एक सवाल आप खुद से करने की कोशिश करना। आंसर मुझे बताना कमेंट्स में। इसका पीडीएफ मैं यहां पे डलवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको और फर्दर वीडियोस चाहिए, और सुझाव जरूर दें मेरी टीचिंग स्किल के बारे में, क्वेश्चंस की क्वालिटी के बारे में, मेरे बारे में, और अपनी खूबसूरती के बारे में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय।